हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर नंबर बैंकिंग का है वो आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस वीडियो से। स्टूडेंट्स, ये मेरी इस सेशन की वीडियो नंबर 19 है 2022-23 के सेशन की। इससे पिछले 18 वीडियो में मैं इसके पिछले चैप्टर्स करवा चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वहाँ से ये बाकी लेक्चर्स भी देख लें और बाकी चैप्टर्स भी समझ लें वहाँ से। तो यहाँ से हम बात करते हैं अभी चैप्टर बैंकिंग की। बैंकिंग का चैप्टर आपको पिछले साल भी बैंक के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था। रादर बिजनेस स्टडीज में बैंक में काफी इलैबोरेट चीजें गिवन थी कि बैंक क्या होता है, बैंकिंग में क्या होता है, टाइप्स उसके क्या हैं, कौन से अकाउंट्स हम खोलते हैं, किस तरीके के अकाउंट्स खोलते हैं। आपने बैंकिंग सिस्टम को समझा था अच्छी तरीके से, और साथ में ये भी देखा था कि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या फर्क होता है। तो आज हम उसी से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक तो आपको पता है बैंक क्या होता है। बैंक एक कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और लोन देता है पब्लिक को। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है बैंक की। और बैंकिंग प्रोसेस क्या है? द सिस्टम ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग लोन्स टू द नीडी पर्संस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बैंकिंग प्रोसेस बोलते हैं या बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, आगे अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैं ये समझता हूँ सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह होनी चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल और कमर्शियल बैंक के बीच का क्या डिफरेंस है, इसको आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैंने इससे एक डिफरेंस के फॉर्म में ये टेबल बनाया हुआ है। ये एक सेंट्रल बैंक के लिए और एक कमर्शियल बैंक के लिए। तो एक एक करके इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखिए क्या है, इट इज एन एपेक्स बैंक। मैं सेंट्रल बैंक का पॉइंट पढ़ रहा हूँ। इट इज एपेक्स बैंक। एपेक्स बैंक का मतलब मेन बैंक है, बैंक ऑफ ऑल बैंक्स। ये जैसे हमारा बैंक है कोई एक, मान लीजिए पीएनबी है, मान लीजिए एसबीआई है, मान लीजिए एचडीएफसी है, मान लीजिए एक्सिस बैंक है। हम इन बैंक्स में अपने अकाउंट खोलते हैं ना। ओके, तो ये बैंक कौन सा होता है? ये तो कमर्शियल बैंक है। बट कमर्शियल बैंक अपने अकाउंट कहाँ खोलते हैं? कमर्शियल बैंक का अकाउंट इनके पास होता है सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, और कमर्शियल बैंक नेचुरली कमर्शियल बैंक वो बैंक है व्हिच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एंड ऑफर लोन्स टू पब्लिक। कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन तो आपको पता है, व्हिच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट हमसे, आई एम पब्लिक, आई एम द पार्ट ऑफ द पब्लिक, यू ऑल पीपल आर पार्ट ऑफ पब्लिक। तो हमारे जो डिपॉजिट्स हैं वो इन कमर्शियल बैंक्स में जाते हैं और हम वहां से मनी लैंड कर सकते हैं। और दूसरी बात, सेंट्रल बैंक इट डज नॉट डील विद पब्लिक। सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डील नहीं करता। मैं आरबीआई में जाके या आरबीआई की किसी ब्रांच में जाके अकाउंट नहीं खोल सकता, पैसा उधार नहीं ले सकता। मैं वहां जाऊंगा तो मुझे यही कहेंगे कि गो टू द कमर्शियल बैंक्स। ओके, और इंडिया के केस में कमर्शियल सेंट्रल बैंक आपको पता ही है क्या है, आरबीआई है। इंडिया के केस में, इंडिया में आरबीआई सेंट्रल बैंक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कमर्शियल बैंक के बहुत सारे एग्जांपल दी जा सकती है। मैंने इसलिए किसी का नाम नहीं लिखा। पीएनबी दिया जा सकता है, एसबीआई दिया जा सकता है। ठीक है, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक, बहुत सारे बैंक हैं, वो सारे कमर्शियल बैंक हैं। ठीक है जी, ये एसबीआई बैंक का आ गया। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, इट इज सेंट्रल बैंक इट इज मेन सप्लायर ऑफ द मनी। ये सप्लाई ऑफ मनी कहां से आती है? इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कहां से होती है? मेन सप्लायर तो हमारा कौन है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ही इकोनॉमी में मनी को पोर इन करता है एंड रेगुलेट सप्लाई ऑफ मनी। और मनी की सप्लाई कितनी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? अगर कम है तो उसको बढ़ाना कैसे है? अगर बढ़ी हुई है, ज्यादा है तो उसको कम कैसे करना है, कंट्रोल में कैसे करना है, ताकि ना इन्फ्लेशन बढ़े ना डिफ्लेशन बढ़े। ठीक है, तो सप्लाई को रेगुलेट करना किसके हाथ में होता है? सेंट्रल बैंक के। और मेन सप्लाई कौन है? सेंट्रल बैंक। उसी तरह कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक इट कंट्रीब्यूट्स टू द सप्लाई ऑफ द मनी। ये क्या करता है? कंट्रीब्यूट सप्लाई ऑफ मनी में बाय वे ऑफ करंट क्रिएशन। बाय वे ऑफ करंट क्रिएशन, ये क्रेडिट क्रिएशन के फॉर्म में, ये क्रेडिट क्रिएशन के फॉर्म में क्रेडिट क्रिएट करके मनी की सप्लाई करता है। ये एक्चुअल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता, इट ओनली कंट्रीब्यूट्स टू द सप्लाई। मेन सप्लाई नहीं करेगा ये, इट कंट्रीब्यूट्स ओनली एडिशनल सर्विस के फॉर्म में। ये इसकी हेल्प करता है कमर्शियल बैंक की इकोनॉमी में पैसे को, सप्लाई को बढ़ाने के लिए बाय वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या? इट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री। देश में जितना भी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वो इंपोर्ट के फॉर्म में, एक्सपोर्ट के फॉर्म में। जब इंपोर्ट होता है तो फॉरेन एक्सचेंज बाहर चला जाता है, जब एक्सपोर्ट होता है तो मनी फॉरेन एक्सचेंज के रूप में देश में वापस आ जाती है, इकोनॉमी में वापस आ जाती है। तो वो सारा कुछ किसके कंट्रोल में होता है? नो डाउट ये सारी ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, बट वो रिजर्व किसके पास होते हैं? वो रिजर्व आरबीआई के पास रहते हैं। वो सारा फॉरेन एक्सचेंज किसके कंट्रोल में होता है, किसकी कस्टडी में होता है?
रिजर्व बैंक की कस्टडी में होता है, आरबीआई की कस्टडी में। और कमर्शियल बैंक है, इट ओनली डील्स विद द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर प्रॉफिट। ये सिर्फ डील करता है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक कस्टडी में इनकी है, बट ये सिर्फ सेल या परचेज करते हैं अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए, बिकॉज उनका तो नाम ही कमर्शियल बैंक है, तो वो यही काम करेंगे। कमर्शियल बैंक इनसे लेते हैं, मतलब सेंट्रल बैंक से फॉरेन एक्सचेंज लेके जिसको चाहिए होता है उसको भेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इट इज सोल नोट इशूइंग अथॉरिटी। नेचुरली आपको पता है सेंट्रल बैंक आरबीआई देश में नोट इशू करने की अकेली अथॉरिटी है, यही एक अथॉरिटी है जो हमें हमारी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को नोट इशू करके वो खुद छापती है, आरबीआई नोट छापती है, ठीक है। एक मिनिमम रिजर्व बैलेंस रखने के बाद उसको नोट छापने की अथॉरिटी बोलते हैं, नोट इशू की अथॉरिटी बोलते हैं। सेंट्रल बैंक के पास ये राइट है। और कमर्शियल बैंक इट डज नॉट इशू नोट्स, ये नोट्स इशू नहीं कर सकती, ये अपनी करेंसी या हम जो करेंसी इनके पास है वो आरबीआई के पास से ही आती है, या हम लोगों के जो डिपॉजिट होते हैं वो इनके पास पड़े होते हैं, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है नोट को छापने की, ओके। और फिफ्थ क्या है, इट फोकस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। ये किस पे फोकस करता है, आरबीआई का, सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन है फोकस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। देश में इकोनॉमी में हमारे देश की इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे जीडीपी बढ़े, किस तरीके से हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ये सारा कुछ इसके हाथ में होता है आरबीआई में। स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता, कभी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, कभी रेट बहुत ज्यादा कम हो गए, तो उसको कंट्रोल करने का जो पावर्स है वो आरबीआई के पास है, सेंट्रल बैंक के पास है, बाय रेगुलेटिंग मनी सप्लाई, नो डाउट। कमर्शियल बैंक इट ओनली फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कमर्शियल बैंक का तो जैसे नाम ही कमर्शियल है, कमर्शियल बैंक का वो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी का पे उनका फोकस नहीं है, उनका फोकस है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, अपने बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। वो किसका काम है, कमर्शियल बैंक का मेन फोकस उस पर रहता है। तो ये एक डिफरेंस का जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार दोबारा समरी आपको समझा देता हूँ, आप भी इसको स्लो मोशन में करके पॉज करके दोबारा अंडरस्टैंड कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे और बाकी टॉपिक्स आपको नहीं क्लियर हो पाएंगे। बिकॉज हमें सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आरबीआई सेंट्रल बैंक है देश का, कमर्शियल बैंक है पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, बहुत सारे बैंक है, मैंने सिर्फ दो के नाम ही लिखे हैं, ठीक है जी। इनका डिफरेंस अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है बाकी चैप्टर को समझने के लिए। तो आई इंसिस्ट, और इसीलिए मैंने इसी को ही शुरुआत में ही करवाया आपको, पहला लेक्चर आज बैंकिंग का इसी पे ही बेस्ड है, ताकि इसको आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिए। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप इसके नोट्स बना लीजिए और रिवीजन भी यहीं से कर लेना। बाकी चैप्टर्स और पोर्शंस के लिए मेरे चैनल को देखना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें वहाँ से। ओके जी, डन। बाकी अगले लेक्चर में करेंगे। ओके जी।